हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को। और हम आपके लिए लेकर आते हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। रात को बालाज ने साबिर चाचा को घर भेज दिया था और खुद उसी के पास हो गया था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने मनमानी ही की थी और यही कहा था कि वो खुद अपनी मिसेस के पास रुकेगा। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। कमरे में वीआईपी रूम्स की तरह कई सहूलियात मैसर थी। स्मॉल रेफ्रिजरेटर बेड से कुछ दूरी पर कमरे की दीवार के साथ पड़ा था, जबकि बेड के पीछे वाली दीवार पर एसी और सामने वाली दीवार पर एलसीडी नस्ब थी। कमरे में दाखिल होते ही सामने कश्यप का बेड था और बेड के सामने वाली दीवार के साथ दो सोफे पड़े थे और सामने ही शीशे की मेज भी पड़ी थी। बालाज ने अपना कोट उतार कर सोफे की पुश पर रखा और खुद सोफे पर बैठे दोनों टांगें दराज करके सामने मेज पर रख दिए। नींद तो आज उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात तक वो इसी पोजीशन में बैठा रहा और सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा, जबकि उसकी निगाहें मुसलसल सामने बेड पर मौजूद लड़की पर टिकी थीं। रात को शिफ्ट चेंज होने से कबल एक नर्स आई थी। वो बेड की पाइंती के साथ बने स्टैंड पर पड़ी कश्यप की फाइल का जायजा लेने के साथ साथ बड़ी दिलचस्पी से वक्तन फवक्तन सामने सोफे पर बैठे शख्स को भी देख रही थी। वो आई तो कश्यप की मेडिसिन के लिए थी, लेकिन बालाज शहाब जैसा वजी मर्द उसके हवासों पर असरअंदाज होने लगा था। बालाज को यूं धुआं उड़ाते देखा तो फिर उसे देखकर रह गई। कमरे में भी सिगरेट की स्मेल फैल चुकी थी, जबकि उसके कमरे में आते ही बालाज सामने से अपनी निगाहों का जाविया बदले अब अपने मोबाइल पर मसरूफ हो चुका था और उस नर्स को जो उसे घूरने में मसरूफ थी मुसलसल इग्नोर करता जा रहा था। सर, अगर आपको स्मोकिंग करनी है तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। नर्स ने कश्यप की ड्रिप में इंजेक्शन लगाते हुए बालाज की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए उसे मुखातिब किया था, क्योंकि उसे बालाज का यूं मुसलसल इग्नोर किसी तौर नहीं भाया था। वो इस हॉस्पिटल की सबसे खूबसूरत नर्स थी और सभी उसकी एक निगाह अल्तफात के मुंतज़िर रहते थे, जो वो फ़कत अमीर ज़ातों पर ही लुटाती थी। लेकिन यहाँ बालाज ने तो उस पर दूसरी निगाह तक डालना गवारा नहीं किया था और यही बात इस नर्स से हजम नहीं हो रही थी, जिसे अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर था। वो हॉस्पिटल में रहने वाली एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, जिसके कई बॉयफ्रेंड से उसके नज़दीक ये सब आम सी बातें थीं। मेरे लिए सब कुछ ही अलाउड है। बेहतर होगा कि आप मुझ पर नज़र रखने की बजाय अपना काम करें और चलती बने, क्योंकि रात के इस पहर मियाँ बीवी के दरमियान आने वाला और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला शख्स शैतान से कम नहीं होता। बालाज ने अब भी उसकी जानिब देखने से गुरेज बढ़ता था। आपकी मिसेस होश में नहीं है। कुछ ही देर में मेरी ड्यूटी टाइम ऑफ होने वाला है। अगर चाहें तो मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ। उस नर्स ने अपने काम से फारिग होते ही बालाज की संग कदम बढ़ाए और अपनी नर्म और नाजुक पोरों को बालाज के चेहरे पर मिस करते हुए उसको बहकाने की कोशिश की, लेकिन बालाज ने उसके लम्ब से बचने के लिए अपने रुख को मोड़कर एक झटके से उसको कलाई से पकड़ के उसका हाथ परे झटक दिया था और मेज से टांगे सिरकाए फौरन ही खड़ा हुआ था। मेरी मिसेस होश में नहीं है, लेकिन मैं तो होश में हूँ ना। ख़वातीन से फजूल बहस करना मुझे पसंद नहीं है, सो गेट आउट फ्रॉम हियर। अब तुम्हारी ड्यूटी भी हुई तो दोबारा इस कमरे में कदम मत रखना, वरना तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि तुम्हारे ये सारे घटिया शौक पूरे हो जाएंगे। अब शक्ल गुम करो अपनी, और हाँ, जब तक मैं इस हॉस्पिटल में हूँ कोशिश करना कि दोबारा मुझे नजर ना आना, वरना फिर अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। बालाज रुख मोड़े, पुष्प पे दोनों हाथ बांधे दुरुस्त लहजे में गोया हुआ, जबकि वो इस शदीद रद्द अमल पर रुख मोड़े खड़े इस घमंडी शख्स की पुष्ट को घूर रही थी, जिसकी तरफ से आज पहली बार उसे धत्कार मिली थी, वरना तो कौन उसकी इस ख्वाहिश में उसका हमसफर ना बनता। एक और बात, अपनी कोली को बताकर जाना कि तुम मेडिसिन दे चुकी हो। अब हमें कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। बालाज ने उसके कदमों की आवाज़ पर इसी लहजे में मुखातिब करके कहा, तो जवाबन वो भी कहर आलूद निगाह डालकर कुछ भी कहे बिना बस गुस्से से पैर पटकती वहां से निकल गई थी। उसके जाते ही बालाज दरवाजे को लॉक लगा चुका था और खुद धीरे धीरे कदम उठाते हुए कश्यप के पास चला आया था और उसे बहुत एहतियात से बेड पे थोड़ा सा आगे को सिरकाते हुए
खुद भी उसके पहलू में लेट चुका था। आज अस्फी का घर चक्कर नहीं लगा था। दूसरी तरफ नैना को उसकी अच्छी खासी फिक्र सता रही थी कि जाने उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। जब भी कामों से फारिग होते ही वो थक हार कर बिस्तर पर लेटी तो रात के इस पहर उसे अस्फी को कॉल करना कुछ खैर मुनासिब लगा कि कहीं वो फिर से ना भड़क उठे। वो नाराजगी को पसे पुश डालती अब उसे टेक्स्ट करने के मुतालिक सोच रही थी। कैसे हो? अस्फी सोफे की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे कुछ सोच रहा था जब उसके मोबाइल पर बिप बजी, जिसने उसे मुतवज्जा किया था। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो बेसाख्ता ही मुस्कुरा गया कि कल तक जो नाराज थी आज खुद ही उसे मैसेज कर रही थी। वो शुरू से ही ऐसी थी, खुद ही रूठती और फिर खुद ही मान भी जाया करती, क्योंकि जानती थी अस्फी तो ये जहमत करेगा नहीं। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अस्फी ने टाइप करते ही मैसेज भेजकर जैसे ही सामने मीनू पे निगाह की तो वो बगौर उसे ही देख रही थी। अस्फी उससे बात करने का इरादा रखता था कि फिर से बिप बची। आज घर क्यों नहीं आए? और तुमने खाना खाया या नहीं? नैना ने अपना हाल बताने की बजाय उसकी फिक्र में सवाल दागा। बस दिन को थाने गया था और फिर कश्यप की दोस्त की तरफ भी चक्कर लगाया था कि शायद कोई खबर मिल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाहर ही खाना खा लिया था और अब भूख नहीं है। वैसे तुम्हें मेरे खाने की इतनी फिक्र क्यों रहती है? अगर कहूँ नहीं तो क्या खाना देने आ जाओगी? अस्फी ने मैसेज सेंड करते ही मीनू को देखा, जो हनूज उसे ही देख रही थी। क्या बात है मीनू, ऐसे क्या देख रही हैं? कोई बात करना चाहती हैं? अस्फी ने मोबाइल अपने साइड पर सोफे पर रख दिया और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं, मीनू नजरें चुरा गई। अच्छा, मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अब हम दोस्त हैं, बिला झिझक कह सकती हैं जो भी बात करनी है। अस्फी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। हाँ, कहना चाहती थी, बल्कि पूछना चाहती थी। किसका टेक्स्ट था जिसने आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया? मीनू ने भी इजाज़त मिलते ही देर नहीं लगाई थी, अंदर उठने वाले सवाल को उसके सामने रख दिया। नैना का मैसेज था। अस्फी ने मुख्तसरन जवाब दिया। आप उसे पसंद करते हैं? मीनू ने एक नया सवाल दागा। नहीं, जवाब यकलफ्ज़ी था। फिर ये मुस्कुराहट, मीनू ने उसे मजीद कुरेदा। बचपन में घर करीब ही थे, आना जाना रहता था, इसलिए हमारे दरमियान अच्छी दोस्ती थी। वो अपने दिन भर की बातें मुझे बताती थी और जवाबन हमेशा चाहती थी कि मैं भी उसे अपने दिन भर की रुदात सुनाऊं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। फिर बाबा के जाने के बाद सफ़ीर मामू के यहाँ शिफ्ट हो गए। बस सबकी ही बहुत केयर करती है, लेकिन अब उसे मना करता हूँ कि हम बचपन से गुजर कर बड़े हो चुके हैं। वो बातें जो बचपने की वजह से मामूली समझी जाती थीं, अब गैर महसूस अंदाज में ऐसी बातें नोट की जाती हैं। वैसे तो खासी समझदार है, लेकिन इस मामले में उसका बचपना ख़त्म नहीं हो रहा। खैर, एक बात क्लियर कर दूँ कि ना तो वो मुझे पसंद करती है और ना ही मैं उसे। वो जैसे जिसे पसंद करती है वो जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री है, वो उसकी मुंतज़िर है। सो हमारे मुताल्लिक आपको बिल्कुल भी गलत फहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। एक कज़न और हमारी पाकीज़ा दोस्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। अस्फी ने उसे वजाहत ही दे डाली थी कि दोबारा उसे ऐसा सवाल ही ना करना पड़े। और आप जिसे पसंद करते हैं वो कहाँ है? क्योंकि मुझे कश्यप ने बताया था कि आप भी किसी को पसंद करते हैं। मीनू ने उससे इजहार मोहब्बत सुनने के लिए बिसात बिछाई कि आज तो वो उसके पूछने पर वालेहाना इकरार कर देगा। मीनू की बात पर अस्फी के लबों को बड़ी दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ था और अगले ही लम्हे इसी मुस्कुराहट के साथ वो सर झटक के रह गया, जैसे उसके बचकाना सवाल पर अब उसे क्या कहे, जो सदा से ही सब कुछ जान के भी अनजान बनी रहती थी। बताएं ना, मीनू ने उसकी मुस्कुराहट और फिर खामोश रहने पर उलझन का शिकार होते हुए जवाब तलब नज़रों से उसे देखते हुए कहा। है कोई, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, बल्कि वक्त आने पे आपको उससे मिलवाऊंगा। अस्फी ने ये बात कहकर गोया उसके दिल में उमड़ती मोहब्बत की कोपल पर खंजर घोंप के घायल कर दिया था। वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। वाकई, सब कुछ जान के भी वो अभी तक उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर पाई थी। जब भी उसकी बात को सच मानकर शक की सूली पर लटक रही थी। तो आपको उससे शादी करनी चाहिए थी ना, फिर मुझसे शादी क्यों की? मीनू ने शिकवे भरे अंदाज में कहा। मोहब्बत मुझे थी, उसे नहीं, लिहाजा वो तो हमारी शादी के लिए भी राजी नहीं थी। फिर मैं जो किसी भी मामले में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ,
तो मोहब्बत में कैसे ज़बरदस्ती का कायल होता। फिर यूं हुआ कि उसके वालिद ने उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके नापसंदीदा शख्स से करवा दी और मैंने भी उसको दिल से कबूल कर लिया। असफी ने घुमा फिरा के अपनी ही कहानी कही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई। वो आज भी हकीकत की तरह खुद को इस जगह अज्यूम ही नहीं कर पाई थी जिस जगह असफी ने उसे रखकर बात की थी। उसकी कहीं और शादी हो गई और आपकी मुझसे, यानी आपकी नापसंदीदा कज़न से। लेकिन आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? आपने कभी नहीं सोचा कि उसको उस शख्स से छीनकर अपना बना लें? उसकी बातों से मीनू की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। वैसे ही उसके सवालात में भी इजाफा होता जा रहा था। नहीं, क्योंकि अब आप मेरी बीवी हैं और अब नापसंदीदा नहीं रही। निकाह में कबूल है का मतलब आप इस शख्स को कबूल कर रहे हैं और मैं दिल से आपको कबूल कर चुका हूँ। अपने रिश्ते में खयानत नहीं करना चाहता, इसलिए उसके पीछे भागने की बजाय सब कुछ आपको सौंप चुका हूँ कि मुझे संवारें या बिगाड़ें, अब आप पर मुनहसर है। खयानत वाली बात पर आकर मीनू का दिमाग नागहां भटक कर कहीं और चला गया था और खुद उसकी खयानत की फिल्म अब उसकी आंखों के सामने चल रही थी। असफी, मीनू ने इन तकलीफ से ख्यालात को झटकते हुए बेसाख्ता ही उसे पुकारा था। क्या हुआ, आप ठीक हैं मीनू? असफी ने उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई देखी तो निश्चित छोड़कर उसके पास आ खड़ा हुआ। अगर कभी मुझसे खयानत हो जाए तो आप क्या करेंगे? मीनू ने तमाम तर इसराब को आंखों में समोए हुए उसे देखकर एक तकलीफ दे सवाल का तमाचा मारा तो असफी ने अजियत से जबड़ा भींचते हुए उसे देखा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दस्तक के साथ नैना और असद अंदर दाखिल हुए थे। असफी बमुश्किल खुद को नॉर्मल एक्सपोज करते हुए उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। असद, इतनी रात को खैरियत है ना? तुमने तो शाम में ही चक्कर लगाया था जब मामा को लेने आए थे। असफी इस वक्त उनकी आमद पर हैरान भी हुआ था। नैना बता रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया, कह रही थी बाइक पे ले चलो मुझे, दिन को टाइम नहीं मिलता। मीनू भाभी की अहवाल पुरसी के लिए आई है, असद ने असफी की बात के जवाब में बताया, जबकि नैना तो उससे नजरें चुरा रही थी। नैना, खामखा तुमने इस बेचारे को भी इस टाइम परेशान किया है। सुबह उसे जॉब के लिए भी निकलना होता है और तुम खुद भी सारा दिन मसरूफ रहती हो। मीनू के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो ठीक है, और खाना मैंने दिन में खा लिया था बाहर से, अभी भूख नहीं थी। मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था तुमसे। असफी कतरे बरहम हुआ, लेकिन असद की वजह से खुद पर काबू रखा। उसकी इस तरह की हरकतें उसे अक्सर परेशान कर देती थीं। अच्छा यार छोड़ो, अब तो आ गए ना, असद ने ही फिर भी जवाब दिया था, क्योंकि वो अभी तक निगाहें झुकाए खामोश खड़ी थी। चलो यार, ये दोनों गपशप लगाती हैं, हम ज़रा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं और तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा। असफी ने असद को मुखातिब किया तो वो दोनों बाहर निकल गए, जबकि नैना टिफ़िन साइड टेबल पर रखते हुए मीनू के पास आ खड़ी हुई। कैसी हो अब मीनू? वो उसके बेड के पास खड़ी उससे सवाल कर रही थी। असफी को पसंद करती हो ना? मीनू ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसकी निगाहों में झांकते हुए सवाल दागा। नहीं तो कैसी बातें कर रही हो? उसकी शादी हो चुकी है और ये जानते हुए कि वो किसी और को पसंद करता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो फिर भी उससे मोहब्बत करूँगी। नैना ने नज़रें चुराते हुए उसकी बात की तरदीद की थी, गो कि उसका जवाब उसके लिए मुश्किल था। अच्छा बताओ, तुम कुछ खाओगी? आज असफी की पसंद के कड़ी चावल बनाए थे, लेकिन वो शाम को आया ही नहीं। वो नादानिस्ता तौर पर असफी का जिक्र कर गई थी, जबकि अपनी तरफ से कोशिश तो बात बदलने की थी। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी जानती हो और उसका इतना ख्याल भी है, फिर भी मेरी बात को रद्द करती हो। मीनू कहाँ खामोश रहने वाली थी, उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश में थी। हाँ तो कज़न है, साथ रहते हैं, फिर कैसे मुमकिन है कि बंदा एक दूसरे के बारे में ना जानता हो? वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। नैना ने ढिठाई से उसकी बात की तरदीद कर दी थी। और वो आउट ऑफ कंट्री है ना? मीनू का अंदाज इस्तेहज़ाइया था, जैसे उसे नैना की बात पर यकीन ना हो। हाँ, तुम्हें असफी ने बताया है? नैना ने टिफ़िन खोलते हुए पूछा। जवाब में इस बार मीनू ने उसे कुछ नहीं कहा था, फ़कत असबात में सर को हिला गई। थोड़ी देर में असफी और असद भी आ गए थे। नैना और असद तो इजाज़त लेते रुखसत हो गए थे, जबकि असफी अब कड़ी की खुशबू कमरे में महसूस करता खाना खाने का इरादा बना चुका था, क्योंकि वो झूठ कह रहा था, उसने दिन को भी खाना नहीं खाया था। सुबह मीनू के साथ जूस ही पिया था, फिर उसके बाद से दिन यूं ही गुजार दिया और मीनू के नाना करने के बावजूद उसके साथ अपने पसंदीदा खाने को शेयर कर रहा था। शेयरिंग इज केयरिंग, असफी ने मुस्कुराकर कहते हुए चावलों से भरा स्पून उसकी तरफ बढ़ाया तो मीनू ने मुस्कुराकर मुंह खोला था।
अब वो फिर से बातों में मसरूफ था, लेकिन गुफ्तगू का मौजू बदल चुका था। जबकि मीनू के ज़हन पर अभी भी वो सवाल नक्श था, लेकिन वो अभी फिर से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सवाल फिर कभी उठा रखने का सोचकर वो खामोश हो गई थी और बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनती हुई उसे निहार रही थी। रात का आखिरी पहर था जब कश्यप की आंख खुली। उसे अजीब बोझलपन सा महसूस होने लगा था। वो चित लेटी हुई थी। धीरे धीरे जैसे ही उसे होश आया, उसे महसूस हुआ कि उसके गले के गिर्द कोई चीज़ लिपटी है और उसे अपने बाएं जानिब गर्दन के करीब किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। और जैसे ही उसने महसूस किया और आंखें खोले देखा, तो बालाज का बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हमायल था और वो उसके शोल्डर में मुंह दिए सो चुका था। कश्यप के हवास उसे अपने इतने करीब महसूस करके गुम होने लगे थे। वो रात और उसकी तकलीफ आंखों के सामने फिर से लहराई और महसूस हुई तो आंखों से आंसू की बरसात जारी हो चुकी थी। सांसें फिर से बेतरतीब थीं और वजूद सर्द पड़ने लगा था। उसका जी चाह रहा था कि खुद को मार ले या यहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन तकलीफ की वजह से इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई। अपनी बेबसी पर धीरे धीरे उसके रोने में रवानी आती गई और वो बुरी तरह बेसुकून हो गई। इस शख्स का पास होना उसे कैसे सुकून दे सकता था? उसकी सिसकियां बढ़ीं तो बालाज की नींद में खलल पैदा हुआ। उसकी आंख भी खुल चुकी थी। कश्यप की गर्दन के गिर्द से बाजू हटाए वो सर उठाए आंखें खोलने की कोशिश में नींद से बेदार होने की जुस्तजू में था और फिर उठते ही उसे यूं रोते हुए देख रहा था। कश्यप, क्या हुआ? तकलीफ ज्यादा हो रही है? डॉक्टर को बुलाऊं? बालाज ने उसकी पेशानी को छूकर फिक्रमंदी के साथ इंतहाई नरम लहजे में पूछा था, जबकि वो उसे जागते देखकर खौफ से आंखें ही मोल गई थी और अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश भी कर रही थी। कश्यप, डरो नहीं मुझसे प्लीज़। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस ड्रिंक कर रखी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी कश्यप, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। बालाज अभी भी वहीं बराजमान था। अब बस वो इतना दूर था कि अपने शोल्डर पर दबाव डाले हुए साइड पर करवट लिए हुए था और बात के इख्तिताम पर इस पर झुका और उसके लब और कश्यप की जबीं थी। खौफ से कश्यप की बंद आंखों की पलकों की लर्जिश वाज़ेह थी। उसके रंधे हुए गले से एक हिचकी बुलंद हुई थी। उसकी हालत इस वक्त ऐसी ही थी जैसे किसी सहमे हुए बच्चे की हो, जो किसी चीज़ से खौफजदा होकर कहीं छुपने की चाह में हो, लेकिन उसका खौफ उसके सामने हो और कोई जा पना भी ना हो। कश्यप, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? बाराज ने उससे जुदा होते हुए पूछा। वो उसके बालों में उंगलियां उलझाते हुए उन्हें पीछे तक ले गया, जबकि कश्यप के रोने में रवानी आ गई। आज तो उसके हाथ भी किसी बेजान शय की मानंद चूम के तू पड़े थे कि कोई एहतजाज करने से भी डर रही थी। कश्यप, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रोना बंद करो और इस बात का जवाब दो मुझे। माफ़ करोगी या नहीं? उसने कश्यप की आंखों को अपने अंगूठे से रगड़ कर साफ करते हुए कहा। इस बार लहजे की नरमी ज़ायल हो चुकी थी और वो उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा चुका था, गोया उसके जवाब का मुंतज़िर था। माफ़ कर चुकी हूँ। उसके लहजे को महसूस करते हुए वो खामोश नहीं रह पाई थी। जब भी रुंधे हुए गले के साथ, रोते हुए टूटे फूटे जुमलों के साथ वह मुश्किल बोली थी। गुड गर्ल, ऐसे ही रहोगी तो यकीन करो मैं भी तुमसे न सिर्फ नरमी और मोहब्बत से पेश आऊँगा, लेकिन जैसे ही तुम जबान दराजी पर उतरती हो, फिर मेरा खुद को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। मुझे टीस ना किया करो तो मैं भी खुद को काबू में रखूँगा, वरना फिर नताइज तो देख ही चुकी हो। ओके, अब इजी हो जाओ, मैं उठकर सोफे पर चला जाता हूँ। बालाज ने ऑक्सीजन मास्क वापस ठीक करते हुए उसका रुखसार थपथपाते हुए कहा। पहली बार कश्यप ने वही किया और कहा था जो वो चाहता था, जब भी अब इतने अच्छे अंदाज में उससे पेश आ रहा था। वो वहाँ से उठ गया था, जबकि वो उसकी बातों पे अपने नसीब पर खून के आंसू रोकर रह गई। वो उसके हाल से बेखबर अपने बालों में उंगलियां उलझाते हुए उन्हें दुरुस्त करने लगा। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे अनलॉक करते ही वापस सामने सोफे पर बैठकर उसे निहार के अब उसकी जान हवा करने के चक्कर में था, जबकि वो सख्ती से आंखों को मूंद गई, जैसे हकीकत होने के बावजूद खुद को सैराब में धकेले कुछ देर इस तकलीफ से निकलने के लिए इस सब को झूठ और एक तकलीफ के ख्वाब कर डालना चाह रही थी। लेकिन उसकी तकलीफ इस कदर हावी थी कि उसने उसे सैराब में भटकने ही नहीं दिया, बल्कि तकलीफ की शिद्दत से एहसास हुआ कि वो ख्वाब नहीं बल्कि एक तकलीफ दे हकीकत में है। जी फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।